नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक वितान के पाठ 3 अतीत में दबे पाँव के बारे में पढ़ेंगे, जिसके जो रचनाकार है ओम थानवी जी है। और जो ये ओम थानवी जी है, ये एक पत्रकार हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों की चर्चा की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये दो महत्वपूर्ण स्थान हैं, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति। आप इनके बारे में, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप इनके बारे में सुनते आ रहे हैं कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति की बारे में हम पढ़ते हैं कि उनकी सभ्यता क्या है, किस तरीके से उनकी इमारतें थी, किस तरीके से वहाँ जो चीज़ें मिली हैं किस तरीके थी। तो आज हम इस पाठ में इसी के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो को अच्छे से, पाठ को अच्छे से समझने के लिए यही कहूँगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे चैनल को एक बूस्ट मिलेगा और मैं आगे और भी ऐसी बोर्ड्स की और भी क्लासेस की वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। तो ये पाठ कुछ इस प्रकार शुरू होता है कि इन स्थानों पर विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता पाई गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो दो स्थान हैं, मोहनजोदाड़ो और जो हड़प्पा संस्कृति है, इसमें इन दोनों जगहों पर विश्व की, पूरे संसार की सबसे पुरानी ही सभ्यता पाई गई। सभ्यता आप लोग जानते ही हैं, लोगों ने कैसे अपने आप को विकसित किया, कैसे विकास किया और किस तरीके से जीवन यापन किया। तो सबसे पुरानी सभ्यता हमें इन दो जगहों के से ही पता चलती है। और इस सभ्यता से जुड़े हुए पहलुओं को समझने समझाने का प्रयास ही जो है लेखक ने, यानी कि ओम थानवी जी ने यहाँ पे किया है कि किस तरीके से सभ्यता थी। और ये चैप्टर भी बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ यही बताया गया मोहनजोदाड़ो क्या था, हड़प्पा क्या था, मोहनजोदाड़ो में क्या क्या मिला, हड़प्पा में क्या क्या मिला, कितनी पुरानी सभ्यताएं हैं, क्या, ये सब बहुत इजी चैप्टर है। और ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ते रहते हैं। और एक तरीके से इन शॉर्ट में ये एक इतिहास से संबंधित चैप्टर है। तो जो इस पाठ के जो लेखक हैं ओम थानवी जी, वो बताते हैं कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा विश्व के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं, यानी डिसिप्लिन्ड। ऐसा नहीं है कि कुछ भी वहाँ पे मैनेजेबल नहीं है। जैसे आप बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में जाते हो तो वहाँ सब कुछ मैनेज होता है, और आप किसी लोकेलिटी में जाते हो वहाँ सब अपने अकॉर्डिंग अपना घर चलाते हैं। किसी के घर में कोई अलग रूल है, किसी के घर की बनावट की कोई अलग रूल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे सबके जो घर थे, ये जो शहर था, बहुत ही सुनियोजित था, बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज था, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन था। ताम्रकाल से संबंधित ढेर सारी विशेषताएं मोहनजोदाड़ो से मिलती हैं। और जो ताम्रकाल जिसे हम कहा जाता है हमारे इतिहास में, उससे भी जो मोहनजोदाड़ो की बहुत सी विशेषताएं हमें पता चलती है। जबकि हड़प्पा में अधिकांश वस्तुएं रेल लाइन बिछाने के कारण ख़त्म हो गई। अब जैसे कि हम मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की बात करें तो ताम्रकाल से ही हमें जो मोहनजोदाड़ो है उसकी बहुत सी चीज़ें हमें पता चलती है। लेकिन जो हड़प्पा संस्कृति है, जब भारत में रेल लाइन बिछ रही थी, उसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्ट्रॉय हो गई, और उनके बारे में हम इतना अधिकांश नहीं जान पाए। मोहनजोदाड़ो राजधानी की मान्यता वाला महानगर जैसा था। और जैसे कि पूरे हम कहते हैं पूरे हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, उसी तरीके से जो मोहनजोदाड़ो था, होता है ना कि जो कैपिटल होती है, जो राजधानी होती है, वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है। वहाँ पे सारे पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं, वहाँ पे सरकारी संस्थाएं वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ी सी नियोजित होती है। तो इसी तरीके से जो मोहनजोदाड़ो था, उसको एक राजधानी वाला क्षेत्र भी कहा जा सकता है। सिंधु सभ्यता की घाटी सभ्यता में होने के बाद भी मोहनजोदड़ो कच्ची और पक्की ईंटों के बने टीले पर बसा था। अब यहाँ बात की जा रही है कि सिंधु सभ्यता, ये सिंधु सभ्यता का ये एक हिस्सा था। और सिंधु सभ्यता की घाटी सभ्यता, घाटी यानी नीचाई में, पहाड़ों से नीचे, घाटी सभ्यता में होने के बाद भी जो मोहनजोदड़ो था वो कच्ची पक्की ईंटों से टीलों पे बना था, यानी ऊंचाइयों पे बना था। जो ये टीले थे, जो ऊंचे ऊंचे टीले बना रखे थे, ये कोई प्राकृतिक टीले नहीं थे, ये इन सभ्यता के लोगों द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल, कृत्रिम टीले इन्होंने बना रखे थे, और इनके ऊपर इन्होंने अपने नगर को बसा रखा था। इस शहर की आदिम गलियों में आज भी घूमा जा सकता है। आदिम गलियां यानी जहाँ पर इंसान रहते थे। तो इस शहर की आदिम गलियों में आज भी जो है घूमा जा सकता है। और अगर आपकी कल्पना शक्ति यानी आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप उस काल की कल्पना भी कर सकते हो। वैसे अगर आपकी जितनी ज़्यादा इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होगी, आप उतनी जल्दी उस चीज़ को इमेजिन कर पाएंगे। तो अगर आपकी
कल्पना शक्ति स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप यहाँ पर घूमते हुए भी कि उस टाइम में क्या क्या था, कैसा रहा होगा, कैसे लोग यहाँ रहते होंगे, तो आप उन चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं। उस पुराने समय को महसूस आप लोग कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर एक बड़ा बौद्ध स्तूप है, और जो मोहनजोदड़ो का सबसे ऊंचा जो चबूतरा है, चबूतरा आप जानते हैं जो 4 कॉर्नर्स होते हैं और वो ज़मीन से ऊंचा होता है, तो वहाँ पर बौद्ध स्तूप है। यह स्तूप मोहनजोदड़ो के बिखरने के बाद बना था। और यहाँ पे बात की जा रही है, लेखक हमें बता रहे हैं कि जो ये बौद्ध स्तूप था, ये जब मोहनजोदड़ो था जब नष्ट हो गया था, उसके बाद ये बना था। तो इसका मतलब एक सभ्यता नष्ट हो चुकी है, उसके बाद जो दूसरी सभ्यता आई उन्होंने शायद इसे बनाया होगा। और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने इसी बौद्ध स्तूप की खुदाई करते हुए हिंदू सभ्यता के बारे में पहली बार जाना। और जब उन्होंने बनर्जी जी ने बौद्ध स्तूप के बारे में जानने के लिए उसकी खुदाई की, तब हमें उससे पहले की जो सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता, यानी एक सभ्यता को ढूंढने हम जा रहे हैं और उसको खोजते खोजते हमें उससे पहले की सभ्यता के बारे में पता चला। बाद में पुरातत्व महानिदेशक जॉन मार्शल सहित अनेक पुरातत्वविद आप जानते ही हैं, जो पुरानी चीज़ों हिस्ट्री जो सर्च करते हैं, तो उन्होंने सिंधु सभ्यता को खोजा। इस सभ्यता से भारत का इतिहास मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के बराबर हो गया। यानी कि जितना इतिहास मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता, यानी मिस्र भी आप लोग जानते हैं, इजिप्ट, उनके ऊपर मूवीज़ भी बनती है, ममीज़ वगैरह, कि वहाँ पे ममीज़ होते हैं, यानी वो जितना वर्ल्ड फेमस वहाँ का इतिहास है, उसी तरीके से सिंधु सभ्यता का खोज के बाद भारत का भी इतिहास में नाम जुड़ गया कि यहाँ का भी इतिहास बहुत पुराना है। ये चैप्टर बहुत इजी है। यहाँ पे मोहनजोदाड़ो जो है और जो ये हड़प्पा संस्कृति है, जो सिंधु सभ्यता है, इसके बारे में बात की जा रही है कि यहाँ की सभ्यता कैसी थी, यहाँ के मकान कैसे थे, उनकी बनावट कैसी थी, लोगों का रहन सहन कैसा था, किस तरीके से इन चीज़ों की खोज हुई, किस तरीके से प्रकाश में है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही है। एक ईजी सा चैप्टर है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मार्क कर सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ ही साथ आप क्वेश्चन आंसर एक बार देखेंगे तो आपको चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेखक इस स्थान के प्रत्यक्ष अनुभव से अभिभूत हो उठता है। उसे यहाँ के वातावरण से राजस्थान की याद आ जाती है। वह वहाँ की धूप की विशेषता भी बताता है, और वो इसको जब इमेजिन करता है, वो यहाँ घूमता है, वहाँ जाता है, तो उसको राजस्थान की गर्मी, कड़कती धूप याद आ जाती है। और वो क्या करता है, तस्वीर उतारने के लिए कैमरा भी साथ लाया था। वह बताता है कि स्तूप वाले चबूतरे की को जो विद्वान लोग हैं वो उसको गढ़ कहते हैं। वो उसे राजसत्ता या धर्म सत्ता का केंद्र मानकर मोहनजोदड़ो की विशेषता को समझने का प्रयास करते हैं। और जो विद्वान लोग हैं इस स्तूप को राजसत्ता यानी पॉलिटिशियंस या धर्म से संबंधित केंद्र मानकर उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसकी विशेषता को बताने की कोशिश करते हैं। इसके बाद लेखक एक एक करके मोहनजोदड़ो के बारे में विशेषताएं बताते जाते हैं, और एक एक करके जो मोहनजोदड़ो है, जो लेखक है, वो मोहनजोदड़ो की विशेषताएं बताता चलता है। और वो विशेषताएं बताता है कि वहाँ बसे नियोजित शहर की बसावट शहर की योजना को स्पष्ट करती है। पहली विशेषता यह है कि वहाँ जो घर बने हुए हैं, जो इमारतें बनी हुई है, जो शहर की बसावट है, वह शहर की प्लान को डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से प्लानिंग करके शहर को बसाया गया है। वह धनी भर के मकानों की स्थिति और गरीबों के नष्ट हुए मकानों की ओर भी संकेत करता है कि जो अमीर लोगों के घर है, जो गरीब लोगों के घर है, उन सबको वो डिफ्रेंशिएट भी करता है कि उनके मकानों में क्या अंतर है। मोहनजोदड़ो में स्थित सामूहिक स्नानागार के बारे में भी बताता है। सामूहिक स्नानागार की भी बात की है कि जो लोग जहाँ पर कोई भी आके स्नान कर सकता है, ऐसा नहीं किसी का कोई प्राइवेट है वो। इस स्नानागार की विशेषताओं को भी लेखक स्पष्ट करता है, यानी यहाँ पे मोहनजोदड़ो की विशेषताएं बताई जा रही हैं। पानी की उपलब्धता आदि की भी चर्चा की गई है कि पानी कैसे लोगों को उपलब्ध होता था, कि मोहनजोदड़ो में बैलगाड़ी के प्रयोग कर भी जो है निशान मिले हैं। यानी इससे भी पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में बैलगाड़ी के भी निशान मिले, यानी खेती बाड़ी भी वहाँ होती थी। लोगों को अपना भोजन करने के लिए, पेट भरने के लिए भी खेती करनी होगी। सिंधु सभ्यता में खेती का भी कार्य होता था। और आगे जैसे कि मैंने कहा कि सिंधु सभ्यता में खेती के बारे में बताए, अभी तक मोहनजोदड़ो की जो है विशेषताएं चल रही है कि वहाँ क्या क्या हमें मिला है और क्या क्या वहाँ की विशेषताएं। आज इस विचार को प्रमाणित भी कर दिया गया, और अभी तक इस सोच को सबूत के साथ प्रमाणित भी कर दिया गया है कि हाँ, वहाँ खेती होती थी।
आगे लेखक बताते हैं कि यहाँ के लोग जो है रबी की फसल उगाते हैं। यहाँ लोहा अभी तक नहीं मिला है और यहाँ की जो फसल है वो मुख्य फसल जो थी वो रबी की फसल थी और अभी तक यहाँ पर किसी भी स्थान पर लोहा नहीं मिला, यानी लोगों ने अभी तक लोहा का प्रयोग करना नहीं शुरू किया था। कपड़ों और विभिन्न तरह की बीजों के अंश प्राप्त होता है और यहाँ पे कपड़े भी मिले हैं और विभिन्न तरह के जो बीज हैं जिनकी वो खेती करते होंगे वो भी यहाँ मिले हैं। लेखक एक विशेष ढंग से बने एक भवन को धार्मिक केंद्र के रूप में बताता है और वहाँ पे एक डिफरेंट तरीके से एक घर बना हुआ है जिसको वो धार्मिक, यानी एक तरीके से उन लोगों का धार्मिक स्थल कह सकते हैं कि वो धार्मिक स्थल के रूप में उसको वो संबोधित करता है, केंद्र बताता है। इसी तरह 20 खंभों वाले एक बड़े हॉल को, यानी वहाँ पर एक 20 खंभे यानी 20 पिलर्स वाला एक हॉल भी मिला है जिसको लेखक क्या बताता है कि वह राज्य सचिवालय है, सभा भवन या कोई सामुदायिक केंद्र के रूप में मानता है। यानी अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है वो हॉल किस लिए यूज़ होता होगा। लेखक के अनुसार या तो वो कोई राज्य सचिवालय या कोई और सभाएं होती होंगी या कोई सामुदायिक केंद्र होगा, तो कुछ कन्फर्मेशन नहीं है कि वो हॉल किस काम में आता था, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग बता रहा है कि ये चीज़ें हुआ करती होंगी। लेखक इस शहर में स्थित रईसों की बस्ती के बारे में बताता है और मोहनजोदड़ो में जो रईसों की बस्ती है लेखक उसके बारे में भी हमें एक्सप्लेन करता है। इस स्थान की खुदाई काशीनाथ दीक्षित ने की थी और ये जो स्थान है इसकी खुदाई जो थी काशीनाथ दीक्षित ने की थी। इससे जुड़ी अन्य विशेषताएं भी बताई गई है। अभी तक लेखक ने हमें बहुत सी विशेषताएं बताई है और उसके बाद भी बहुत सी विशेषताओं को यहाँ पर उजागर किया गया है। आगे लेखक जो है बताते हैं सड़क और घरों की बनावट को वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है कि यहाँ के जो घर बने हुए हैं और जो सड़कें बनी हुई हैं वो इतनी ज़्यादा नियोजित है, इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, इतनी साफ़ सुथरी है, इतनी अच्छी तरीके से मैनेजिंग तरीके से बनाई हुई है कि उनको वास्तुकला का, यानी इतने पुराने समय में उनको बनाया गया और इतने अच्छे तरीके से आज के टाइम में भी वो चीज़ें हमें ईजिली देखने को नहीं मिलती, तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उनको माना जा सकता है। और जो जल निकासी की व्यवस्था थी, यानी जो घर में पानी यूज़ हो रहा है, जो वेस्ट वाटर है उसको भी निकालने की जो व्यवस्था है वो आश्चर्यचकित करती है। यानी किस तरीके से आश्चर्यचकित करती है कि आपके घरों की जो नालियाँ हैं वो इतनी डिसिप्लिन्ड है, इतने अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित है कि उनको ढका गया ताकि उनके ऊपर मच्छर मक्खी ना मंडराए, जिसकी वजह से बीमारियाँ ना फैले, तो उनको भी काफ़ी साफ़ सुथरे तरीके से बनाया गया है। बड़ी बस्ती को पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर डीकेजी कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो के निर्माण में कच्ची पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। पत्थरों का प्रयोग यहाँ पर बहुत कम हुआ है। घरों के दरवाजे वाली दीवार पर केवल दरवाजा ही है, यानी जो घर बने हुए हैं उनमें सिर्फ डोर ही है, खिड़की वगैरह नहीं है उन घरों में। बड़े आंगन वाले मकान भी मिले हैं। इस तरह छोटे बड़े हर तरह के मकान जो है उस सभ्यता में पाए गए हैं। इसी प्रकार अन्य टीलों का या स्थानों का DKB, C और BA आदि नाम से पुकारा जाता है, यानी इनके सेक्शंस जो है डिवाइड कर दिया गया है। किसी को DKB कहा जाता है, किसी को DKC कहा जाता है, किसी को BS आदि नामों से पुकारा जाता है। मोहनजोदड़ो से जुड़े प्रसिद्ध वास्तु, मूर्तिशिल्प, उद्योग आदि से जुड़ी चीज़ों को भी प्राप्त किया गया। यानी मोहनजोदड़ो की संस्कृति से, सभ्यता से हमें वास्तुकला और साथ ही साथ मूर्तिकला और जो वहाँ के बिजनेस थे, उद्योग थे, लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। वहाँ जो था कपड़ों को रंगने का भी काम होता था, तो वहाँ फैक्ट्रीज भी थी। इस शहर में कुआं भी जो था वो गोल आकार में मिलता है। बाकी शहर में बनावट चौकोर है, चौकोर कुएं मिलते हैं, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है वो काफ़ी, जैसे कि मैंने बताया, एक तरीके से राजधानी है, तो वहाँ पर ज़्यादा विकसित लोग थे, तो इस वजह से वहाँ पे गोल कुएं पाए गए हैं। और वैसे चौकोर कुआं बनाना आसान है, ईंटें रख दी, लेकिन गोल कुआं बनाना कितना मुश्किल है, तो यहाँ पे वही बात की जा रही है। लेखक यहाँ के छोटे छोटे कमरों को देख अनुमान लगाता है कि यहाँ की आबादी बहुत अधिक रही होगी, क्योंकि जो घर थे उनमें बहुत छोटे छोटे रूम्स थे, तो ऑब्वियस यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है रह सके। वह घरों में लोगों के रहने के आदि के बारे में बताता है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो रहते होंगे। इन सब चीज़ों के बारे में भी जो लेखक है मैं यहाँ बताते हैं। मोहनजोदड़ो के वातावरण से लेखक को एक विशेष अनुभव प्राप्त होता है। जब लेखक मोहनजोदड़ो की संस्कृति के बारे में पढ़ता है, समझता है, खोजता है, तो उसको वहाँ की विशेष अनुभव
जो एक प्राप्त होता है वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है एक अलग तरीके से। वह पाठकों के साथ उसे अपने एक्सपीरियंस को बांटता है। वह वहाँ के जीवन को हर तरह से महसूस करना चाहता है। ऑब्वियसली अगर आपका किसी चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है ना, तो अगर आपका उस चीज़ में रुचि है तो आप उसको पूरी लगन के साथ करेंगे। तो उसी तरीके से जो लेखक हैं उनको भी संस्कृति में, खासकर मोहनजोदड़ो के इतिहास को जानने में इतना इंटरेस्ट है कि वो उस हर चीज़ को फील करते हैं और उस फील को, उस एक्सपीरियंस को सबके साथ शेयर भी करते हैं। सिंधु सभ्यता के इस महान स्थान को अपने अनुभव के स्थान से जोड़कर देखता है। वह सब कुछ देखने के बाद सिंधु सभ्यता से जुड़े सम्मानों के संग्रह को देखने अजायब घर भी जाता है। और जब वो सब कुछ देख लेता है और सब कुछ वो परख लेता है कि क्या क्या मिला, उनको बहुत वो रिस्पेक्ट करता है और साथ ही साथ वहाँ के अजायब घर भी जाता है। वहाँ हर चीज़ को ध्यान से देखता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। वह पाता है कि मोहनजोदड़ो के अजायब घर में हथियार नहीं है, यानी वहाँ लोग जो थे हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते थे। वह इस शहर की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरह की विशेषताओं को समझने का प्रयास करता है। सिर्फ वो वहाँ के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश नहीं करता कि वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी थी, वहाँ के धर्म क्या थे, वहाँ के समाज, सोसाइटी क्या थी, वहाँ की संस्कृति क्या थी, वो हर फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, वो हर चीज़ को परखने की कोशिश करता है और विशेषता को समझने का प्रयास करता है। वह हर चीज़ को सामयिक समय के साथ जोड़कर देखने का प्रयास करता है और वो हर उस इतिहास की चीज़ को जो मोहनजोदड़ो में घटित हुई उस सबको आज के समय में कंपेयर करके समझने की कोशिश करता है। वह सभ्यता को अमूल धरोहर मानता है, क्योंकि सभ्यताओं से ही सभ्यताओं का निर्माण होता है। मान लीजिए एक सभ्यता में टीवी बना, दूसरी सभ्यता में फ़ोन बना, तीसरी सभ्यता में लैपटॉप बने, तो चीज़ें बढ़ती हैं, नीचे तो नहीं जाती ना। तो आज के समय में बड़ी चुनौती इस धरोहर को बचा कर रखने की है। और आगे चल के जो लेखक हैं वो यही बात बोलते हैं कि आज के समय में देखो, हम विकसित तो होते ही रहे हैं डे बाय डे, और हो रहे हैं और होंगे भी आगे, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम अपनी पुरानी धरोहरों को संभाल कर रखें, बचा कर रखें। ये हर तरीके से हो सकती है, हमारी वैल्यूज़ हो सकती है, ये हमारी चीज़ें हो सकती है जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें नैतिक मूल्य दिए हैं या हमें कोई पुरानी चीज़ें दी हैं, तो ये हमारे ऊपर है हम उसको कैसे बचा के रखते हैं। ठीक है, हम ही तो अपना पिछला बच्चों को, आगे आने वाली जनरेशन्स को देंगे। तो इतिहास भी वही चीज़ है, जो इतिहास में घटित होगा वही, जब कुछ इतिहास में होगा तभी तो आने वाले समय में वो कुछ होगा। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है आज के समय की, कि हमें अपनी सांस्कृतिक सभ्यता धरोहर को किस तरीके से बचा कर रखना है। तो इस तरीके से पाठ है जो यहाँ समाप्त होता है। बहुत इजी चैप्टर था। यहाँ पर सिर्फ यहाँ की विशेषताएं बताई गई है, क्या क्या मिला, किस तरीके से लोग रहते थे, क्या रहन सहन था, सब कुछ यहाँ इस पाठ में बताया गया है। आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।